यूपी का एक जिला इस वक्त दर्द से कराह रहा है। अपनों के बिछड़ने का दर्द, भगदड़ में अपनों की सांस टूटने का दर्द, एक झटके में अपनों को खोने का दर्द। मेरे पीछे आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं, मृत्युलोक का सत्संग। यह सत्संग कल यूपी के हाथरस में हो रहा था। हजारों की तादाद में भक्त प्रवचन सुनने पहुंचे थे, लेकिन किसी को क्या ही पता रहा होगा कि यह सत्संग उनको मौत की नींद सुलाने वाला है। बिल्कुल, भोले बाबा नाम के संत का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ और अचानक से अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई और लोगों को जान बचाने का भी वक्त नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि 116 लोग दबकर मर गए। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। भोले बाबा का ये सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव में चल रहा था और खबर ये आ रही है कि जिस भोले बाबा का सत्संग चल रहा था वो हादसे के बाद से ही फरार था और अब उसकी लोकेशन मिल गई है। बताया जा रहा है कि बाबा मैनपुरी में छिपा है। हम आपको हाथरस में मचे हाहाकार की पल पल की अपडेट देंगे और हादसे की एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। आपको वहां भी ले चलेंगे जहां बाबा के छिपे होने की खबर आ रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो आपको हाथरस कांड पर हर डिटेल देंगे। अहमद बिलाल हमारे साथ सत्संग स्थल से लाइव जुड़े हुए हैं और वीरेश पांडे एटा अस्पताल से हमारे साथ लाइव है। बिल्कुल, दीपक रावत हाथरस के अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हमारे सहयोगियों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस कांड से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देने जा रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, और बड़ी अपडेट यह है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। सत्संग में भगदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी अपडेट, एफआईआर में देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। यह बड़ी अपडेट, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस प्रकरण से जुड़ी हुई एफआईआर में देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी है, लेकिन इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्संग स्थल पर जहां पर यह भयावह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ, वहां से अहमद बिलाल हमारे साथ कनेक्ट है। अहमद, वहां इस वक्त सुबह की तस्वीर क्या है, क्या आपके पास ताजा जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सुबह से ही यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और जो खेत है जहाँ पर ये भगदड़, जो ग्राउंड जीरो है जहाँ पर ये भगदड़ कल मची थी, और वहाँ पर जैसा कि एफआईआर में भी जिक्र है कि सेवादारों और आयोजकों ने भगदड़ मचने के बाद सबूतों को नष्ट करने के लिए, सबूतों को छिपाने के लिए जो लोग भगदड़ में जो लोग घायल हुए थे और जो लोग मृतक थे, उनके जो सामान थे, कपड़े, जूते, चप्पल, महिलाओं के पर्स, इस तरीके के जितने भी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, उनको किस तरीके से खेतों में छुपाया हुआ है, वो अब यहाँ पर जुटाने की कोशिश यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम की तरफ से लगातार की जा रही है। तकरीबन 2 घंटे से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और ये जो कुछ सामान आप देख रहे हैं, ये वही सामान है जो कि छुपाने की कोशिश की थी, और आगे के भी जो खेत हैं, जो वहां तक जो ये सर्च ऑपरेशन है फॉरेंसिक की तरफ से और डॉग स्क्वाड की तरफ से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और जो भी सबूत जो टीम को लग रहा है कि ये जरूरी हो सकते हैं, उसको जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो आयोजक हैं और जो सेवादार हैं इस पूरे मामले के, जो कि मुख्य आरोपी जिनमें से एक जो आयोजक है, बिल्कुल ये हिम्मत देखिए अहमद की, इतना समय भी मिल गया है इन लोगों को कि जो लोग थे जो इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई, उनका सामान ये लोग छिपा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। हाथरस कांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी और सत्संग में 2.5 लाख लोग जुट गए। आयोजकों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर अहमद आपको दिखा रहे थे। मृतकों के सामान खेत में दबाने की कोशिश की गई है, जिसे अब फॉरेंसिक की टीम जो है वो अब जुटा रही है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग जुट गए। वीरेश, ये कैसे मुमकिन हो पाया है कि 80 लाख लोगों की परमिशन जब दी गई थी तो 2.5 लाख लोग कैसे जुट गए? क्या प्रशासन ने नहीं देखा जब वो लोग वहां से जा रहे थे? क्या जो प्रशासन थे उसे भनक तक नहीं लगी कि इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय जिला प्रशासन की भी जांच कर रहा है कि प्रशासन में लापरवाही कहां हुई। आयोजकों को टारगेट किया जा रहा है। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं
कि भोले बाबा को एफआईआर में क्यों नाम दर्ज नहीं किया गया, उनका मुख्य आरोपी उन्हें क्यों नहीं बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया, जो सरकारी सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, उनका यह कहना है कि जब घटना हुई तो बाबा वहां से निकल चुके थे। पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदारी होती है वो प्रवचनकर्ता की नहीं होती है। प्रवचनकर्ता प्रवचन देता है, जिम्मेदारी आयोजकों की होती है, सेवादारों की होती है। जो आयोजन करते हैं वो प्रशासन के संपर्क में होते हैं और प्रशासन और आयोजकों का संपर्क होता है, और प्रवचनकर्ता प्रवचन करता है और निकल जाता है। बाबा उस वक्त निकल चुका था, इसलिए बाबा को मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया है। सरकार के बड़े सोर्सेस से ये हमारे पास जानकारी है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि बाबा को क्यों छोड़ा गया, तो उन्होंने ये दो तर्क दिया, क्योंकि आयोजकों की भूमिका और सेवादारों की भूमिका है। लगभग 100 से ज्यादा सेवादार वहां मौजूद थे, ऐसे में प्रशासन सेवादारों को भी खोज रहा है। लेकिन सवाल आपने प्रशासन पर खड़ा किया, तो प्रशासन की भूमिका कैसी है इसकी जानकारी पल पल ली जा रही है, क्योंकि मुख्य सचिव, शासन के सबसे बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और खुद जो पुलिस है उसके आला अधिकारी प्रशांत कुमार मौजूद हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी, ये रिपोर्ट बनाई जा रही है। 24 घंटे के अंदर ये सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है, मुख्यमंत्री को दी जाएगी। बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, ये जांच पड़ताल चल रही है। हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। हादसे से पहले का वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। सत्संग स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, और भगदड़ मचने से आपको बताएं 116 लोगों की जान गई है। ये वीडियो घटना के ठीक पहले का है। आप देखिए, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं इस वीडियो में लोग वहां पर जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की, बहुत साफ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये हादसे के ठीक पहले का वीडियो है। सेवा कर्म को अंजाम दे रहे हैं हाईवे पर। मेघा उपाध्याय हमारी सहयोगी अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हमने हादसे के ठीक पहले का वीडियो मेघा दिखाया। आप वीरेश बता रहे थे अभी कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है, लेकिन इस सारे प्रकरण में अभी जो चीजें चल रही हैं उससे जुड़ा ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए जी हाँ, मैं यहाँ पर अलीगढ़ में मौजूद हूँ और अलीगढ़ में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि तकरीबन 38 शव यहाँ पर भी पहुंचे थे। 12 लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें एक की स्थिति बहुत गंभीर है जो कि दीनदयाल अस्पताल में एडमिट है। वहीं 6 लोग जो हैं वो तकरीबन मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक परिवार है। ये परिवार भी उस सत्संग में हुए हादसे का दंश झेल रहा है। इनके परिवार से जो लोग गए थे वो अभी तक लापता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। कौन गया था आपके परिवार से सत्संग? सासू माँ गई थी। कुछ पता चला उनका अब तक? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है। कहाँ जाकर आपने देखा? अभी फिलहाल यहीं आए। तो यहाँ पर होने की कोई जानकारी मिली थी? नहीं, ये मालूम पड़ा था कि हाथरस से डेड बॉडियाँ यहाँ आई हैं। तो यहाँ पर अभी भी तकरीबन 35 डेड बॉडी जा चुकी है, 2 अभी भी बाकी है। आपने देखा? देखा, उनमें नहीं है। उनमें नहीं है। तो अब प्रशासन से कोई बातचीत, कहाँ जाएंगे? अब ये प्रशासन बोल रहे हैं कि मेडिकल में देख लो। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी जो नानी थी वो पहले भी सत्संग में जाते रहती थी भोले बाबा के? 2-3 साल से जा रही हैं वो तो। अच्छा, 2-3 साल से इनके सत्संग में जा रही हैं। हाँ, आपको कुछ पहले से पता था भोले बाबा कौन है, कि किस तरीके से पहले वो क्या क्या होने का दावा करते हैं? ये कुछ नहीं पता मेरे को इसके बाद। नहीं पता। तो अब आप लोग कुछ चाहते हैं एक्शन लिया जाए? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग मर गए। हम तो अभी पता ही करने आए हैं, अभी एक्शन क्या, हम क्या कर सकें। हम आपकी नानी नहीं मिली लेकिन बाकी लोग तो मरे, ये तो जानकारी है आप लोग? ये तो है। चाहते हैं एक्शन हो? इसके बारे में हम कुछ नहीं। बिल्कुल मेघा, कुछ कहेंगे? कोई एक्शन ऐसे कई परिवार हैं जो इस भीड़ में इस वक्त अपनों को ढूंढ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस सत्संग हादसे पर बहुत बड़ी खबर यह है कि हादसे के बाद से फरार भोले बाबा का जो सुराग है वो मिल गया है। मैनपुरी में भोले बाबा के होने की खबर मिल रही है। हरिनगर के सत्संग स्थल में शरण ली है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, राम कुटीर आश्रम में तलाशी अभियान जारी है। ये बड़ी जानकारी भोले बाबा को लेकर, उसकी लोकेशन को लेकर बताया जा रहा है कि राम कुटीर आश्रम में तलाशी अभियान भी जारी है। रविकांत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रविकांत, क्या अभी तक जानकारी मिली है? क्या जो भोले बाबा की लोकेशन है वो मिल गई है? देखिए, ये माना जा रहा है कि ये जो भव्य आश्रम है, एक फार्म हाउस जैसा, इसमें बाबा के छुपे होने का अंदेशा है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब मीडिया एक ओर थी, उस दौरान इस आश्रम का जो दूसरा गेट है वहाँ से कुछ गाड़ियाँ पुलिस ने निकाली हैं। यहाँ जो स्थानीय संवाददाता हैं हमारे,
उनसे हम बात करेंगे कि क्या जो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से निकाली गई इस आश्रम से, क्या उसमें बाबा के छुपे होने का अंदेशा है? देखिए, अंदेशा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि उसको जैसे कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जो सुनील कुमार डीएसपी हैं यहाँ पे, वो कल भी जैसे कि अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद उन्होंने ये बताया था कि अंदर मैंने देखा है जा करके और बाबा अंदर नहीं है, और वो अकेले ही गए थे बिना किसी पुलिस बल के, वो अकेले ही अंदर जाकर। बाद से कोई सर्चिंग भी नहीं हुई? उसके बाद से कोई सर्चिंग नहीं हुई। पुलिसकर्मी की कोई कमी नहीं थी। पुलिसकर्मी 2 दर्जन के आसपास यहाँ पे मौजूद रहे, पूरी रात में यहाँ पे था, पूरी रात यहाँ पे मौजूद पुलिस रही। सीओ भी बीच बीच में आते रहे। कल से आज तक पुलिस की अंदर जो है किसी तरीके की छानबीन नहीं हुई है? नहीं, केवल सीओ अकेले ही गए थे, और अकेले जाने के बाद बाहर आके वो उनका स्टेटमेंट था कि मैंने अंदर जाके बाबा को सर्च किया, मगर बाबा वहाँ पे नहीं मिले। मगर अगर पुलिस को ये पूरी तरह यकीन था कि अंदर नहीं है, तो सुबह से यहाँ पर पुलिस का चारों ओर पहरा हम देख रहे थे। हाँ, चारों तरफ पहरा भी था, और इसमें एक देखने वाली बात यह है कि मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो अगर रात के 12 बजे के बाद एक बार अगर मेन रोड पे गई हैं तो उसको वहाँ से वापस नहीं आने दिया। तो ये गाड़ियाँ जो इस टाइम निकाली गई हैं, ये गाड़ियाँ रात में भी निकाली जा सकती थी। और उसमें एक गाड़ी वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें जेट ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। तो आशंका उसमें ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं बाबा उसी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से बाहर। आपको कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं बाबा की मदद कर रही है, जो स्थानीय पुलिस। आप जो बात कर रहे हैं इसके मायने हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और इस भगदड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। मैनपुरी में बाबा का सिक्योरिटी गार्ड बोला है कि आश्रम के अंदर ही मौजूद है भोले बाबा। यह बड़ी खबर। जो सिक्योरिटी गार्ड इस आश्रम का है उसका यह कहना है कि आश्रम के अंदर ही है भोले बाबा। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया नहीं, मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे की हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं। हाथरस हादसे से जुड़ी तमाम अपडेट्स इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि मृत्यु लोक का सत्संग दिखाई दिया। लाशों का मंजर देखकर पूरा देश दंग है। और जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 116 लोगों की जान गई है और 20 लोग घायल हैं, और इसमें महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है मुख्य सेवादार पर, लेकिन बाबा का नाम इसमें नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस सत्संग को लोग सुनने गए थे, जिसमें मन की शांति के लिए लोग गए थे, उन लोगों को क्या पता था कि वो वहां से वापस नहीं लौट पाएंगे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस पूरे घटनाक्रम की। आप देखिए कि लाखों की संख्या में जो लोग थे वो भोले बाबा जिसका प्रवचन सुनने के लिए गए थे, लौटे नहीं है। 116 लोगों की जान चली गई है। और देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सत्संग के बाद कैसे जो भगदड़ थी वहां पर मच गई। कहा जा रहा है कि बाबा को छूने के लिए, बाबा जहां जहां जा रहा था उसके पैरों की मिट्टी छूने के लिए लोग आगे बढ़े, और देखते देखते वहां पर भगदड़ मच गई। एक के नीचे एक जो लोग हैं वो दबते चले गए। 116 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में अभी तक भर्ती करवाया गया है। और इस हादसे के बाद किस तरीके की चीख पुकार मच गई, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है और पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। और एक बड़ा खुलासा हाथरस सत्संग हादसे पर यह है कि बाबा ने 100 सेवादार लगाए थे सत्संग में। सूत्रों से जानकारी मिल रही है हादसे में सेवादारों की भूमिका है। सेवादारों ने भीड़ को बलपूर्वक रोका था, लाठियों के दम पर रोका, डराया, धमकाया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। 100 सेवादार बताए जा रहे हैं जिन्हें लगाया गया था, और मुख्य भूमिका इस हादसे में इन सेवादारों की ही मानी जा रही है। बलपूर्वक भीड़ को रोका गया, लाठियों के दम पर रोका गया, डराया गया, धमकाया गया। हमारे तमाम सहयोगी तमाम अपडेट्स लेकर इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, सेवादारों की भूमिका के बारे में अभी हम बता रहे हैं और सूत्र कह रहे हैं कि इन्हीं की भूमिका थी, इन्होंने लाठी डंडे के दम पर वहां पर लोगों को रोका। क्या बात है, पूरी बताएं। देखिए, जिला प्रशासन से मेरी बात हो रही थी तो सोर्सेस पे उन्होंने ये बताया कि जब हमने जांच की तो पाया कि सेवादार लगभग 100 से ज्यादा वहां मौजूद थे और वो इस प्रवचन के दरमियान सुरक्षा और अनुशासन की भूमिका निभा रहे थे कि उन्हें रखना था। तो ऐसे में जब बाबा का प्रवचन खत्म हुआ, बाबा निकल गए वहां तो, और निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान सेवादारों ने कहा कि जब तक बाबा निकल न जाएं तब तक आप यहां से हिलेंगे नहीं। और ऐसे में भीड़, चूंकि वहां उमस थी, गर्मी थी और
सेवादार लाठी के बल पर अपने बल प्रयोग करके उन सारे प्रवचन जो सुनने लोग आए थे, भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें एक तरीके से धक्का मुक्की करके और कहीं कहीं बल प्रयोग करके, क्योंकि उनका ये कहना था बाबा के चरणों का धूल लोगे तो ये प्रसाद की भूमिका होगी और प्रसाद ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और ऐसे में जो श्रद्धालु निकलकर बाहर जाना चाह रहे थे गर्मी से, उमस से, उन्हें वो जबरदस्ती वहां रोके। और जब भीड़ का सैलाब आगे बढ़ा और सेवादारों की लठ वहां जब चलने लगी तो ऐसे में भीड़ पीछे की तरफ मूव की और पीछे से आती हुई भीड़ और सेवादारों के द्वारा धक्का के द्वारा जाती हुई भीड़ के आपस में लड़ने भिड़ने की वजह से एक भगदड़ की स्थिति मची और फिर बाबा का जो पैरों का जो धूल था उसे उठाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो शासन को सौंप रही है और जो मुख्य सचिव को और डीजीपी को दी जा रही है, और यही रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी खलनायक की भूमिका सेवादारों की चिन्हित की जा रही है। बाबा की भूमिका नहीं मानी जा रही है और बाबा के ऊपर मेरे जानकारी के हिसाब से एफआईआर नहीं होगा। कारण यह है कि बाबा पर एफआईआर इस लिहाज से नहीं होगा, उसके शासन के दो तर्क हैं। तर्क यह है कि बाबा जब बाबा की भूमिका नहीं है तो बाबा की लोकेशन अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है, बाबा छुपा हुआ अभी तक क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर देते हैं। हाथरस हादसे के चश्मदीदों का बड़ा खुलासा, बाबा के जाने के बाद यह हादसा हुआ है। चश्मदीद ये कह रहे हैं, बाबा ने कहा भीड़ ज्यादा आ गई है, संभल कर जाना। बाबा ये कहकर कि 4,30,000 लोग आ गए हैं। चश्मदीद बोले कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दे गए, बहुत पब्लिक के ऊपर निकल गई, भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ मच गई। हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ गए, लोगों की मौत हो गई बता रहे हैं। बहुत लोगों की हो गई। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ भोले बाबा का एकदम हता खत्म होगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, भगदड़ दबने से मौत हुई है। दबने से एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए। वो सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ। और एक 9 साल को चोरा मेरो। जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। आंकड़ा बढ़ गया है मौतों का। भगदड़ की वजह से अब तक 121 मौतें हो चुकी हैं। ताजा अपडेट और ज्यादा भयावह ये मामला होता हुआ भगदड़ की वजह से अब तक 121 मौतें सत्संग स्थल पर जहां पर यह हादसा हुआ। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से मौजूद हैं। अहमद, आप दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसे वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और जहां पर सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई आयोजकों के द्वारा, उसको खंगाल रही है, उसको देख रही है। अभी फिलहाल वहां से ताजा जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अभी भी फिलहाल जो एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो आप देख रहे हैं, जो बोरियां रखी हुई हैं खेतों के अंदर, उस बोरियों में जो सामान है, जो जूते हैं, जो कपड़े हैं और जो महिलाओं के पर्स हैं, वो जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और उन बोरियों में भर करके जो है वो रखा, जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो फिर से एक बार बढ़ा है और 121 मौतें जो हैं वो अब ऑफिशियल तौर पर जो रिलीफ कमिश्नर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मौतों जो भगदड़ में जो कुल मौतें हैं वो अब 121 मौतें हो गई हैं। हालांकि कल
जो हाथरस के सीएमओ हैं डॉक्टर मंजीत सिंह, उनसे एबीपी न्यूज़ ने बात करी थी, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 96 लाशें जो हैं वो सिकंदरा राव ट्रॉमा सेंटर पर आई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा मंजर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आंखें भर आई थी। जिस तरीके से जिधर भी नज़र जा रही है उधर सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाशें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों में कुछ देर पहले तक जान बची थी, अभी वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। और एटा के सीएमओ ने भी ये बात कही थी कि 27 लाशें जो हैं वो उसके पास आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि अभी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे जानकारी और सामने आएगी तो इन मौतों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ठीक है अहमद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी हाथरस पहुंचे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की खबर है हाथरस, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और मुख्य सचिव और डीजीपी आज ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को। एडीजी और आगरा कमिश्नर भी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और अपडेट ये है कि आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं हाथरस, और जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो इलाज है सही तरीके से वो घायलों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। रविकांत, क्या अपडेट मिल रहा है? सीएम के दौरे को लेकर आज पहुंच सकते हैं हाथरस, और जो आज मीटिंग होने वाली है, समीक्षा बैठक भी आज करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी मिल रही है, उसे लेकर अपडेट। देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचेंगे और हाथरस में ही उनको संभवतः पुलिस वो रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सीएम को सौंपी जानी है। तो जिस दौरान हाथरस में सीएम पीड़ित के परिजनों से मिलेंगे और वहाँ मौके की हालात का जायज़ा लेंगे, उसी दौरान शायद जो सीएम का कार्यक्रम है उसके अंत में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और संभवतः सीएम कुछ निर्देश इसमें देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि बाबा को का क्या होगा। बाबा इस समय क्या मैनपुरी में जिस आश्रम के पास हम खड़े हैं उसमें छुपा हुआ है या नहीं छुपा हुआ है? पुलिस की ओर से अभी तक क्यों कोई सर्चिंग नहीं हुई, कोई स्पेशल सर्चिंग नहीं हुई जिसमें पुलिस ये बता सके कि बाबा इस आश्रम में छुपा हुआ है या नहीं छुपा हुआ है? एफआईआर से में बाबा को मुक्त कर दिया गया है, तो बाबा का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है। ठीक है रविकांत, हमारे साथ बने रहिए आप। और चूंकि आपने पुलिस की बात की थोड़ी देर पहले, तो एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बात अपनी कही है, लेकिन एक बड़ी अपडेट यह है कि सीएम योगी लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे फिर एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। और हम आपको बता ही चुके हैं कि मुख्यमंत्री हाथरस भी पहुंचेंगे, हाथरस के अस्पताल जाएंगे और पुलिस अधिकारी उनको इस सारे मामले की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। हाथरस अस्पताल आपको लिए चलते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं। वो जो घायल उनका इलाज चल रहा है उनसे बात भी उन्होंने की है। लेकिन हाथरस अस्पताल मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे ठीक इस बाबत क्या जानकारी है आपके पास दीपक? जी देखिए राजेंद्र, जब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 9:30 बजे तो बैठक कर रहे हैं और जो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है वो 11 साढ़े 11 बजे के बीच का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। और इससे पहले यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुँच चुके हैं। हाथरस के जो सीएमओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, एसडीएम यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो भी सुरक्षा का जायज़ा ले रहे हैं। ये जो ब्लॉक आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके फर्स्ट फ्लोर में तमाम घायलों को भर्ती किया गया है जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। और यहीं से होते हुए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे, घायलों से बातचीत करेंगे, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोग जो कि अपने परिजनों के शव लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है, सांत्वना उनको देंगे। तो ये तमाम तैयारियों के बीच देखिए यहाँ पर इंतज़ार मुख्यमंत्री के आने का है। और ये माना जा रहा है कि जिस दौरान मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे तमाम अधिकारी भी यहाँ पर होंगे और उन अधिकारियों से उसी वक्त योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट भी लेंगे और पूछेंगे कि अब तक घायलों का किस तरीके से इलाज चल रहा है,
किस किस अस्पताल में घायल भर्ती हैं, कितने लोग घायल हैं, जो शव जिनकी शिनाख्त हो गई है क्या उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर लेट लपाट नहीं होना चाहिए। ये सीधे निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिनकी शिनाख्त हो गई है पोस्टमार्टम तुरंत कीजिए और तुरंत शव उनके हाथों में थमा दीजिए, ये बात कह दी गई है। ठीक है, तो 11 बजे का वो समय दीपक आप बता रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच सकते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, भगदड़ पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार बोले हैं एफआईआर के बाद सभी पहलुओं की जांच होगी। डीजीपी की तरफ से बयान आया है, प्रशासनिक लापरवाही की भी जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने यह साफ कह दिया है। एफआईआर देखिए दर्ज हो गई है और एफआईआर के बाद जो भी पहलू हैं उन सभी की जांच होगी। अगर किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी की गई है। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। तो देखिए ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेघा के पास आपको लिए चलते हैं। मेघा के पास कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो अपनों को यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेघा, जहां पर आप मौजूद हैं, हमने सुना था कुछ देर पहले जो लोग थे अपनों को ढूंढने वहां पर पहुंचे थे, अपने परिजनों को वो ढूंढ रहे थे। क्या किसी भी तरीके की वहां पर जो प्रशासन की तरफ से उन लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? कैसे, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं इस वक्त जो इस भीड़ में अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो कैसे उन लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है प्रशासन की तरफ से? क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी हाँ, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीनदयाल अस्पताल का जो मॉर्चरी हाउस है ठीक उसके बाहर और यहाँ पर मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रही हूँ। आपको कुछ परिजन यहाँ से जाते हुए देखेंगे जिनसे जस्ट मैंने भी बातचीत की। ये वो लोग हैं जो आगरा से आए हैं और अलग अलग जगह पे इस उम्मीद से भटक रहे हैं कि इनकी माँ, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास है, जो अकेले बिना बताए सत्संग में चली गई थी, उनका कोई पता चले। और ना केवल एक बल्कि ऐसे कई परिवार यहाँ पर पहुंचे, किसी की बॉडीज नहीं मिल रही, पता तो चल गया है कि उनकी मौत हो गई पर किस अस्पताल में, किस मॉर्चरी में, कोई अता पता नहीं। वही कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले घायल हैं और कई तो ऐसे हैं जिनका लापता ना उनको ये पता है कि उनके परिजन जिंदा हैं या उनके परिजन मर गए। ऐसे तमाम लोग प्रशासन से उम्मीद लेकर पहुंचे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको कोई जानकारी मिले और साथ ही साथ उनका गुस्सा भी फूट रहा है। उनका ये कहना है कि बाबा को सुरक्षा मिल गया लेकिन जो लोग उनकी वजह से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो रोड पर है, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिली, हम दर बदर भटक रहे हैं, हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं। और कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि ये काम तो सेवादारों का है। देखिए दो अलग अलग तरह के लोग हैं जो सामने आ रहे हैं अपने अपने व्यू लेकर। कुछ लोग तो बिल्कुल उनको गलत मानने को तैयार नहीं। फिलहाल यहाँ की अपडेट ये है कि कुछ 38 लाशें यहाँ पर यानी कि अलीगढ़ के अस्पताल पहुंची थी। 35 लाशों को यहाँ से उनके परिवार वालों के साथ भेज दिया गया है। 3 लाशें जिसमें से 2 अभी भी पता नहीं है उन किसकी है, परिजन पहुंचे नहीं है उसके। वहीं एक लाश जो बच्ची की है उसके परिवार वाले इस हालत में नहीं है कि उसको यहाँ से लेकर जाए, तो उसकी लाश फिलहाल यहीं पर रखी गई है। अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर 121 पहुंच गया है। और यहाँ भी मैं आपको ठीक अपने पीछे दिखाऊं तो बिल्कुल प्रशासन वगैरह तैनात है। यहाँ पर भी पुलिस वगैरह जो है, यहाँ के लोकल जो हॉस्पिटल के सीएमओ हैं, यहाँ के जो डीएम है, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अभी यहाँ से तकरीबन लाशें निकल गई है। 12 लोग घायल हैं जिसमें 6 यहाँ दीनदयाल अस्पताल में एडमिट है, वहीं 6 जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है, जिसमें से एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही, सर पर चोट आई और ऐसे में उसकी स्थिति गंभीर है। बाकी 11 लोगों की हालत ठीक है। सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों में औरतें शामिल है, महिलाएं और बच्चे, पुरुषों की संख्या कम है। बिल्कुल मेघा, महिलाएं शिकार हुई हैं इस हादसे का, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। एक बड़ी अपडेट आपको और दे दें, हाथरस में भगदड़ बहुत बड़ी घटना है, ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान है। हाथरस में जो हुआ वो बहुत दुखद है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है और डिंपल यादव कह रही हैं कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। ट्रेजेडी हुई है, मैं सबको कंडोलेंसेस देता हूं और सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और
इसकी पूरा तहकीकात होगी क्यों हुआ। जो ये घटना हाथरस वाली हुई है इसमें जहाँ 100 से भी ज़्यादा लोगों की सूचना आ रही है कि लोगों ने जान गंवाई है, तो सभी परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और यह सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार को इस पर जाँच करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। बीजेपी का केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी है, इसके बावजूद भी वो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और ये क्राउड मैनेजमेंट का कोई इसका मंशा था या नहीं। तो इसके लिए जो व्यवस्था करना चाहिए था ये इसमें टोटल फेलियर है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको जिम्मेवार ठहराया जाए और अभी जितना जल्दी हो सके जो लोग रिस्पॉन्सिबल है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सबको वहाँ से हटाए। तो देखिए सवाल नेता भी पूछ रहे हैं और सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसका जवाब दे कौन है। सवाल तो इस वक्त कई सारे उठ रहे हैं। सवाल है कि इंतजाम नाकाफी तो आयोजकों ने भीड़ क्यों जुटने दी। सवाल यह भी है कि कार्यक्रम की परमिशन तो प्रशासन हालात का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाया। और सवाल यह भी है कि आयोजकों के पास व्यवस्था तो भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए आयोजक। ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठ रहे हैं इस हादसे के बाद से। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, चूंकि आपने एफआईआर के बारे में बताया, एफआईआर में क्यों नाम शामिल किया गया, क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में भी आप बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, लेकिन ये जो तमाम सवालात है इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, जो लापरवाही है अंदर खाने में प्रशासन भी मान रहा है, शासन भी मान रहा है और इसी बात की रिपोर्ट बना रहे हैं मनोज सिंह जो मुख्य सचिव हैं और साथ ही साथ डीजीपी। यानी पुलिस की क्या लापरवाही रही, यातायात की व्यवस्था वहां थी ही नहीं जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। 80,000 की ही अगर संख्या मान ली जाए तो अगर 80,000 की संख्या थी तो उसके लिए भी यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नगरपालिका की भूमिका होती है कि नहीं होती है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं की गई। जब आयोजकों के संपर्क में जिला प्रशासन था तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि आखिर वहां पर ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, ऐसे में जो लोग आएंगे वो बैठेंगे कहाँ, खड़े कहाँ होंगे, उनके शौचालय की व्यवस्था कहाँ होगी, या अगर नियम पर आए तो बारीकियों को देखें तो ये सारी चीजों पर जांच चल रही है। और इस लिहाज से देखा जाए तो गाज भी गिरेगा जिला प्रशासन पे और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की 9:30 बजे की मीटिंग है, आज हाई लेवल की मीटिंग है अपने आवास पर पांच कालीदास पर, और इन्हीं सभी मामलों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण और संदीप सिंह जो मंत्री के तौर पर इस घटना स्थल पर भेजे गए, उनकी भी रिपोर्ट पहुंच गई है मुख्यमंत्री के पास। और जो डीजीपी और मुख्य सचिव रिपोर्ट बना रहे हैं, जिला प्रशासन के संपर्क में हैं, वो भी कुछ हद तक टेलीफोनिक वार्ता के जरिए मुख्यमंत्री तक सूचना दे दी गई है और मुख्यमंत्री को यह बता दिया गया है। प्रशांत कुमार ने और मनोज सिंह ने जानकारी दे दी गई है कि लापरवाही क्या है। और जो सोर्सेज से मेरे पास खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने इन दोनों आला अधिकारियों को कहा कि आप तब तक मौके से नहीं हटेंगे, यानी हाथरस से नहीं हटेंगे जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप न हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए और रिपोर्ट में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम न हो जाए। और जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनकी क्या भूमिका है वो भी चिन्हित होनी चाहिए। इसलिए जो आज की बैठक है और सरकार को जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, इससे रिजल्ट निकलने के बाद ये इतनी बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे टेलीफोन के जरिए बात की। संसद चल रही थी और ऐसे में सरकार को घेरने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया तो प्रधानमंत्री ने आनंद फानंद में बात की, मुख्यमंत्री से अमित शाह ने भी बात की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी रिपोर्ट पीएमओ को भी देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे। ये जो रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट केवल मुख्यमंत्री तक नहीं सीमित रहेगी, ये रिपोर्ट जाएगी अमित शाह तक और प्रधानमंत्री तक, क्योंकि प्रधानमंत्री सांसद है उत्तर प्रदेश से। ये तो बिल्कुल तय है कि दिल्ली से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है और आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट वहां भी जाएगी। यह विषय बड़ा है, हादसा बड़ा है, ये समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।